मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। आज हम एक क्लॉथ कोड 3 रिलीज हाइजीन ब्लॉक, माइक्रोसॉफ्ट स्मैक कोडिंग मॉडल परिवार और स्थानीय कोडिंग एजेंट स्टैक के लिए बनाए गए एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रडार को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्लॉथ कोड 165 5 जून को नवीनतम एनपीएम रिलीज के रूप में आया, एक 3 रिलीज हाइजीन ब्लॉक पूरा करते हुए जिसने बैकग्राउंड सेशन गैप्स को बंद किया, हुक एक्सटेंसिबिलिटी का विस्तार किया और गहरे टेम्प डायरेक्टरी पाथ्स के लिए विंडोज पाथ हैंडलिंग को ठीक किया। यह ब्लॉक फ्लीट कंप्लायंस प्रिमिटिव्स के रूप में आवश्यक न्यूनतम संस्करण और आवश्यक अधिकतम संस्करण जोड़ता है, एक अतिरिक्त कॉन्टेक्स्ट रिटर्न पाथ के साथ स्टॉप और सबएजेंट स्टॉप हुक्स को विस्तारित करता है और सही टेम्प डायरेक्टरी व्यवहार को पुनर्स्थापित करके एक रिग्रेशन की मरम्मत करता है जिसने बेजल और प्रोटेक्टेड गो वर्कफ्लो को तोड़ दिया था। ओपिंक्लो 6.1, हम्स 15.2 और कोडेक्स 135 EP063 पदों पर स्थिर हार्नेस लाइंस के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। फ्लैगशिप मॉडल ड्रॉप में कोड एक फ्लैश है, माइक्रोसॉफ्ट 5 अरब पैरामीटर कोडिंग मॉडल जो गिटहब कोपायलट प्रोडक्शन हार्नेस पर प्रशिक्षित है, जो SWE बेंच प्रो पर 51% स्कोर करता है, तुलनीय मॉडल्स की तुलना में 60% कम सॉल्यूशन टोकन्स के साथ। मैं इमेज 2.5 अरीना इमेज एडिट लीडरबोर्ड पर 1403 पर पहुंचता है। एनवीडिया का कॉस्मोस 3 आकारों में एक ओपन फाउंडेशन मॉडल के साथ फिजिकल एआई विकास को खोलता है और प्रोजेक्ट रडार एजेंट मेमोरी, कोड ग्राफ्स और एमसीपी टूलिंग को कवर करता है जो स्थानीय कोडिंग एजेंट स्टैक की सेवा करते हैं। हार्नेस लेयर अग्रणी है क्योंकि वहीं पर एजेंट विश्वसनीयता बनती या बिगड़ती है। बैकग्राउंड सेशंस को साफ सुथरे ढंग से फिर से शुरू होना चाहिए, हुक्स को एरर लेबलिंग के बिना टर्न्स बढ़ाने चाहिए, फ्लीट संस्करण अनुपालन लागू करने योग्य होना चाहिए और विंडोज वातावरण को वनड्राइव एट्रीब्यूट्स और गहरे पाथ्स को सही ढंग से संभालना चाहिए। ये वे अनसेक्सी समस्याएं हैं जो यह तय करती हैं कि ऑपरेटर्स लंबे चलने वाले एजेंट कार्य पर भरोसा करते हैं या नहीं। मॉडल लेन में दिलचस्प बातें हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोडिंग मॉडल को सार्वजनिक बेंचमार्क के बजाय अपने प्रोडक्शन हार्नेस पर प्रशिक्षित किया और दक्षता संख्याएं एजेंट स्टैक में 10-20 से कम मॉडल से अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग हैं। प्रोजेक्ट रडार उन टूल्स को सामने लाता है जो स्थानीय स्टैक्स को कम भंगुर बनाते हैं। चलिए वहां से शुरू करते हैं। 3 लेयर्स एक साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अलग रखकर सुनना सबसे उपयोगी तरीका है। हार्नेस लेयर वह आधार है जो एजेंट कार्य को दोहराने योग्य बनाती है। मॉडल लेयर यह तय करती है कि एजेंट क्या उत्पादन करता है। टूलिंग लेयर वह है जो पूरे स्टैक को स्केल करते समय कम भंगुर बनाती है। क्लॉथ कोड 165 हेडलाइन हार्नेस रिलीज है जो 162 से 165 तक के 3 रिलीज ब्लॉक को पूरा करती है। यह प्रोग्रेशन एक फीचर वेव नहीं है, यह एक क्वालिटी पास है जो उन गैप्स को बंद करता है जो ऑपरेटर्स तब खोजते हैं जब वर्कफ्लो गलत हो जाता है। बैकग्राउंड सेशंस जो पुनः टैच पर चलने वाले टास्क खो देते हैं। गहरे टेम्प डायरेक्टरी पाथ्स जो चुपचाप क्रॉस सेशन मैसेजिंग को तोड़ते हैं। विंडोज वनड्राइव रीड ओनली एट्रीब्यूट्स जो बैश कमांड्स को अप्रत्याशित रूप से विफल करते हैं। ये वे विफलताएं हैं जो टीमों को एजेंट रन पर अविश्वास करती हैं और ये बिल्कुल वही विफलताएं हैं जिन्हें यह ब्लॉक संबोधित करता है। ओपिंक्लो 6.1, हम्स 15.2 और कोडेक्स 135 इस चक्र में स्थिर हैं। वह स्थिरता खुद एक संकेत है। हार्नेस इकोसिस्टम उस स्तर पर परिपक्व हो रहा है जहां 3 लगातार टूल्स एपिसोड के बीच रिग्रेशन या क्रिटिकल फिक्स के लैंडिंग के बिना अपने पदों पर बने रह सकते हैं। फ्लीट अनुपालन प्रबंधित करने वाले ऑपरेटर्स के लिए वह पूर्वानुमेयता मूल्यवान है।
आप अपने स्टैक के बारे में तर्क कर सकते हैं, बिना यह चिंता किए कि अगला npm पब्लिश सेशन रिकवरी बग या प्लगइन हुक रिग्रेशन पैदा करेगा। मॉडल लेन में चीजें एक अलग कारण से दिलचस्प हो जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड 2026 पर 7 मॉडल में परिवार उतारा और एजेंट स्टैक के लिए हेडलाइन मॉडल में कोड एक फ्लैश है। एक 5 अरब पैरामीटर कोडिंग मॉडल जो बेंचमार्क डेटासेट के बजाय गिटहब कोपायलट प्रोडक्शन हार्नेस पर प्रशिक्षित है। यह अधिकांश लैब्स द्वारा शिप करने से एक सार्थक रूप से अलग प्रशिक्षण फिलॉसफी है और दक्षता संख्याएं संकेत देती हैं कि यह दृष्टिकोण काम करता है। मैं इमेज 2.5 माइक्रोसॉफ्ट को कुछ समय बाद पहली बार अरीना इमेज एडिट लीडरबोर्ड पर जेमिनी से आगे रखता है, जो उन इंटीग्रेटेड स्टैक्स के लिए मायने रखता है जिन्हें कोपायलट सतह के अंदर इमेज टास्क चाहिए। एनवीडिया का कॉस्मोस 3 ओपन फिजिकल एआई फाउंडेशन मॉडल है जिस पर रोबोटिक्स टीम्स और सिमुलेशन आधारित विकास शॉप्स बनाएंगी, और प्रोजेक्ट रडार 3 टूल्स को कवर करता है जो स्थानीय कोडिंग एजेंट स्टैक्स को कम भंगुर बनाते हैं। अंडरस्टैंड एनीथिंग कोड ग्राफ नेविगेशन के लिए, एजेंट मेमोरी क्रॉस एजेंट शेयर्ड रिकॉल के लिए, और एमसीपी जंगल एमसीपी सर्वर स्पॉल प्रबंधन के लिए। क्रम जानबूझकर है। पहले हार्नेस क्योंकि वहीं पर भरोसा बनता है। दूसरे नंबर पर मॉडल क्योंकि वहीं पर क्षमता परिभाषित होती है। तीसरे नंबर पर टूलिंग क्योंकि वहीं पर स्टैक संचालित करना आसान होता है। क्लॉड कोड 165 है जो 5 जून का npm लेटेस्ट है, जो EP063 बेसलाइन 162 से 3 रिलीज का एक ब्लॉक पूरा करता है। यह ब्लॉक कोई फीचर वेव नहीं है। यह वह तरह की रिलीज है जो उन गैप्स को भरती है जो ऑपरेटर्स पाते हैं जब किसी वर्कफ्लो में कुछ गलत होता है, और प्रत्येक फिक्स को तो समझना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल उन सतहों को छूते हैं जो एजेंट्स को प्रोडक्शन में भरोसेमंद बनाती हैं। वर्जन 163 में से सबसे ऑपरेशनली दिलचस्प है। रिक्वायर्ड मिनिमम वर्जन और रिक्वायर्ड मैक्सिमम वर्जन मैनेज्ड सेटिंग्स हैं जो ऑर्ग एडमिन्स को वर्जन गेट्स लागू करने देती हैं। क्लॉड कोड शुरू होने से मना कर देता है अगर उसका वर्जन अलाउड रेंज के बाहर आता है और को अप्रूव्ड वर्जन पर जाने का निर्देश देता है। फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए जिन्हें वर्जन्स में डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर चाहिए, यह एक रियल कंप्लायंस प्रिमिटिव है। अब आप किसी टीम को टेस्टेड वर्जन रेंज पर लॉक कर सकते हैं और पता होगा कि कोई रिग्रेशन वाला या मिसिंग फीचर वाला वर्जन नहीं चल रहा जिस पर आप डिपेंड करते हैं। प्लगइन लिस्ट कमांड अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिखाती है और आप एनेबल्ड या डिसेबल्ड के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। जब प्लगइन स्प्रॉल ऑडिट करना मुश्किल बना देता है कि एक्चुअली क्या लोडेड है, तो यह मायने रखता है। अगर 5 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं और 2 डिसेबल्ड हैं, तो हुक फेलियर या टूल कॉल इशू डीबग करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है। फिल्टर फ्लैग्स उस ऑडिट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती हैं, इंस्टेड ऑफ आपको फुल प्लगइन मैनिफेस्ट थ्रू पढ़ने की जरूरत के। स्टॉप और सब एजेंट स्टॉप हुक्स अब वह रिटर्न कर सकते हैं जिसे टीम एडिशनल कॉन्टेक्स्ट कहती है। हुक क्लॉड को फीडबैक दे सकता है और टर्न को जारी रख सकता है बिना हुक एरर के रूप में लेबल्ड किए। यह बदलता है कि हुक ऑथर्स एक सेशन कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक हुक जिसे टर्न ब्लॉक किए बिना इंफॉर्मेशन सरफेस करनी है, उसके पास अब एक क्लीन कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने वाला हुक या तो टर्न ब्लॉक करता था या एरर रिटर्न करता था, जो दोनों रन रोकता था और ऑपरेटर को यह समझने में कंफ्यूज्ड करता था कि क्या हुआ। एडिशनल कॉन्टेक्स्ट रिटर्न पाथ उन कॉन्सर्न्स को सेपरेट करती है। स्किल्स को शेल वेरिएबल्स के लिए एक छोटा एस्केप सिंटैक ट्वीक मिलता है ताकि कमांड बॉडीज उन्हें हार्नेस के मिसरीडिंग के बिना पास थ्रू कर सकें। यह वह तरह का फिक्स है जो ज्यादातर लिसनर्स कभी नहीं देखेंगे,
लेकिन यह कंफ्यूजिंग स्केलोड एरर्स का एक क्लास रिमूव करता है। stdio-ANCP सर्वर्स अब हुक्स और बैश की तरह सेम क्लॉथ कोड सेशन आईडी रिसीव करती हैं जब आप सेशन रिज्यूम करते हैं। यह एक गैप क्लोज करता है जहां एनसीपी सर्वर्स रिज्यूम ऑपरेशंस के अक्रॉस सेशन को रिलेट नहीं कर पा रही थीं। अगर आप एक सेशन रिज्यूम करते हैं और एक एनसीपी सर्वर को पता होना चाहिए कि वह किस सेशन से बात कर रही है, तो अब उसके पास वही सेशन आईडी अवेलेबल है जो हुक्स और बैश रिसीव करती हैं। यह सेशन अवेयर एनसीपी टूलिंग को अधिक रिलायबल बनाता है। विंडोज फिक्सेस अलग से नोट करने योग्य हैं। 154 में एक रिग्रेशन हार्नेस के लिए सभी बैश कमांड्स की टेम्प डायरेक्टरी को ओवरराइड कर रही थी, सिर्फ सैंडबॉक्स्ड वंस के लिए नहीं। इसने उन वर्कफ्लोज को ब्रेक किया जो एक्चुअल टेम्प डायरेक्टरी पर डिपेंड करती हैं, जैसे बेजल और ईडिया प्रोटेक्टेड गो। बेजल टेम्प डायरेक्टरी का उपयोग बिल्ड आर्टिफैक्ट कैशिंग के लिए करता है और EDR टूल्स रियल टेम्प पाथ के अगेंस्ट प्रोसेस क्रिएशन और फाइल एक्सेस मॉनिटर करती हैं। जब हार्नेस ने सभी कमांड्स के लिए टेम्प डायरेक्टरी ओवरराइड किया, तो वे वर्कफ्लोज सही तरीके से काम करना बंद कर गईं। बैश कमांड्स अब विंडोज पर सही तरीके से फेल होती हैं जब सेशन एनव डायरेक्टरी में रीड ओनली एट्रीब्यूट हो या वनड्राइव के अंदर हो। क्रॉस सेशन मैसेजिंग भी साइलेंटली ब्रेक हो गई थी जब टेम्प डायरेक्टरी किसी डीप नेस्टेड पाथ पर पॉइंट कर रही थी। वह अब फिक्स है। वर्जन 165 प्योरली बग फिक्सेस और रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट्स है। फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल सिग्नल: अपने वर्जन कंप्लायंस सेटिंग्स ऑडिट करें और रिक्वायर्ड मिनिमम वर्जन और रिक्वायर्ड मैक्सिमम वर्जन सेट करें अगर आप वर्जन गेट्स एनफोर्स करते हैं। नए फिल्टर फ्लैग्स के साथ प्लगइन लिस्ट कमांड चलाकर देखें कि एक्चुअली क्या इंस्टॉल्ड है। अगर आपके हुक्स हैं जिन्हें एरर लेबलिंग के बिना टर्न्स एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो एक को टेस्ट करें जो एडिशनल कॉन्टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करता है और वेरीफाई करें कि बेजल और EDR प्रोटेक्टेड वर्कफ्लोज अब करेक्टली रन हो रही हैं क्योंकि टेम्प डायरेक्टरी रिग्रेशन फिक्स है। एक सप्ताह में 3 पॉइंट रिलीज केडेंस नॉइज जरूर लगता है, लेकिन ये फिक्सेस बिल्कुल उन वर्कफ्लोज को टच करते हैं जो ऑपरेटर्स को मुझे नहीं पता था कि यह टूट सकता है कहने पर मजबूर करते हैं। बैकग्राउंड सेशंस, डीप पाथ्स, विंडोज वनड्राइव और फ्लीट वर्जन कंप्लायंस, ये अनसेक्सी प्रॉब्लम्स हैं जो तय करती हैं कि आप किसी लॉन्ग रनिंग एजेंट वर्क सेशन पर भरोसा करते हैं या नहीं, और ये बिल्कुल वे प्रॉब्लम्स हैं जो यह ब्लॉक क्लोज करता है। ओपनक्लॉ 6.1, हार्म्स 15.2 और कोडेक्स 135 अपने EP063 पोजीशंस पर स्टेबल हार्नेस लाइंस बने हुए हैं। इस साइकिल में कोई न्यू स्टेबल रिलीजेस नहीं आए, जिसका मतलब पिछले एपिसोड से ऑपरेशनल गाइडेंस अभी भी अप्लाई है। वह स्टेबिलिटी एक्नॉलेज करने योग्य है क्योंकि यह गारंटीड नहीं है। हार्नेस इकोसिस्टम अभी भी यंग है कि रिग्रेशंस एपिसोड्स के बीच लैंड होती हैं, और यह फैक्ट कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टूल्स बिना क्रिटिकल फिक्स के अपने पोजीशंस पर बने रह सकते हैं, मैच्योरिटी कर्व के बारे में एक सिग्नल है। ओपनक्लॉ 6.1 वह कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस सरफेस बना हुआ है जिसने एक कंबन को मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सरफेस में बदल दिया। वर्क बोर्ड है हेडलाइन कैपेबिलिटी, टास्क बैक्ड बोर्ड रन्स विद टास्क कमेंट्स एम्बेडेड इन एडिट मॉडल, जो मैटर्स है क्योंकि रिव्यू डीके नहीं होता जब यह वर्क के बगल में एम्बेडेड हो। स्किल वर्कशॉप है गवर्नड पाथ एजेंट ऑथर्ड स्किल्स के लिए अप्लाई, रिजेक्ट और क्वारंटाइन फ्लोस प्लस रोलबैक मेटाडेटा के साथ। स्क्लाइट बैक रिकवरी iMessage स्टेट और प्लगइन इंस्टॉल लेजर हैंडल करती है ताकि रीस्टार्ट्स डुप्लीकेट फाइल सिस्टम स्कैनिंग के बिना रिकवर हों। बाउंडेड टाइमर्स और रिट्राइज प्रोवाइडर और प्लगइन रिक्वेस्ट पाथ्स रैप करती हैं ताकि OAuth, डिवाइस कोड्स, मीडिया डाउनलोड्स
और जेनरेटेड कंटेंट पोलिंग सब फेल क्लीनली हो इंस्टेड ऑफ एक रन को इंडेफिनेटली हैंग करना। हम्स 15.2 अभी भी वर्क ट्री आइसोलेशन, स्वार्म कोऑर्डिनेशन और प्रॉम्प्टवेयर डिफेंस के साथ स्टेबल मल्टी एजेंट कंबन लाइन बना हुआ है। वर्क ट्री आइसोलेशन पैरेलल एजेंट वर्क के लिए की आर्किटेक्चरल डिसीजन है, कोई ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कोई मैन्युअल ब्रांच मैनेजमेंट नहीं, कोई सेशन इंटरफेरेंस नहीं जब दो एजेंट्स एक ही कोड बेस पर एक साथ काम कर रहे हों। स्वार्म कोऑर्डिनेशन मल्टी एजेंट टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिमिटिव्स जोड़ता है और प्रॉम्प्टवेयर डिफेंस लॉन्ग रनिंग ऑर्केस्ट्रेशन सिनारियोज में मॉडल इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट के खिलाफ सुरक्षा करता है। कडेक्स 135 अभी भी ओपनएआई CLI बना हुआ है, जिसमें क्लियरर टूई डायग्नोस्टिक्स, टाइटन ऐप सर्वर लाइफ साइकिल हैंडलिंग, परमिशन स्कोप्स के साथ नेम्ड हुक्स और थ्रेड्स, टर्न्स और एरर प्रोपगेशन के आसपास इम्प्रूव्ड पाइथन और नोड SDK बिहेवियर है। डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूवमेंट्स ऑपरेटर्स को स्क्रॉल बैक और लॉग से रिकंस्ट्रक्शन करने के बजाय एविडेंस देती हैं। परमिशन स्कोप्स के साथ नेम्ड हुक्स यह ऑडिट करना आसान बनाते हैं कि ईच हुक क्या कर सकता है, जो सिक्योरिटी कॉन्शियस डिप्लॉयमेंट्स के लिए मायने रखता है। ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल सिग्नल यह है कि ये स्टेबल लाइंस टेस्टेड हैं। अगर आप ओपन क्लॉथ 6.1, हम्स 15.2 या कोडेक्स 135 चला रहे हैं तो कैपेबिलिटीज और रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोडक्शन यूज के मल्टीपल एपिसोड्स में वैलिडेट किया गया है। अपग्रेड कैलकुलस अलग होती है जब एक टूल स्टेबल होता है वर्सेस जब वह एक्टिव डेवलपमेंट में होता है। स्टेबल टूल्स को सिक्योरिटी पैचेस और क्रिटिकल बग फिक्सेस के लिए अपग्रेड किया जाता है। डेवलपमेंट टूल्स को न्यू कैपेबिलिटीज के लिए अपग्रेड किया जाता है। ये तीनों स्टेबल कैटेगरी में हैं, जिसका मतलब है कि अपग्रेड डिसीजन कम स्टेक्स वाला और अधिक प्रेडिक्टेबल है। CLI पैकेजेस ट्रैक करने वाली टीम्स के लिए क्लॉथ कोड 165 वह है जो इस साइकिल में मूव किया। बाकी सभी अपनी पोजीशन में हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड 2026 को 2 जून को 7 मॉडल में फैमिली अनाउंसमेंट के साथ खोला। मॉडल जो एजेंट स्टैक के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वह में कोड एक फ्लैश है, एक 5 बिलियन पैरामीटर कोडिंग मॉडल जो सीधे गिटहब कोपायलट प्रोडक्शन टूल हार्नेसेस पर ट्रेन किया गया है, जेनेरिक बेंचमार्क डाटासेट्स पर नहीं। ट्रेनिंग अप्रोच की डिफरेंशिएटर है और यह समझना वर्थ है कि यह बेंचमार्क ट्रेंड मॉडल्स से इतने अलग रिजल्ट्स क्यों प्रोड्यूस करता है। सेम हार्नेसेस पर ट्रेनिंग करके जिनका डेवलपर्स अपने एवरीडे कोडिंग टास्क्स के लिए यूज करते हैं। मैं कोड एक फ्लैश सीखता है कि एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लोज में सराउंडिंग टूल्स और सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। वह यह नहीं सीख रहा है कि बेंचमार्क प्रॉम्प्ट का जवाब कैसे देना है। वह यह सीख रहा है कि उसी एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेट करना है जिसमें प्रोडक्शन डेवलपर्स ऑपरेट करते हैं, सेम टूल कॉल्स के साथ, सेम कॉन्टेक्स्ट विंडोज के साथ, सेम टोकन बजट्स के साथ और सेम फेलियर मोड्स के साथ। यह फंडामेंटली डिफरेंट ट्रेनिंग सिग्नल है जो मोस्ट लैब्स यूज करते हैं और एफिशिएंसी नंबर्स सजेस्ट करते हैं कि यह एक ऐसा मॉडल प्रोड्यूस करता है जो रियल कोडिंग वर्क के लिए बेहतर सूटेड है। बेंचमार्क नंबर्स कॉन्क्रीट हैं। मैं कोड एक फ्लैश SWE बेंच प्रो पर 51% स्कोर करता है जो सेम प्रोडक्शन हार्नेस पर क्लॉथ हाइकू 4.5 से 16 पॉइंट लीड है। SWE बेंच वेरिफाइड, SWE बेंच मल्टीलिंगुअल और टर्मिनल बेंच 2 पर यह चारों कोर कोडिंग बेंचमार्क्स में हाइकू 4.5 को आउट परफॉर्म करता है। ये चेरी पिक्ड कंपैरिजंस नहीं हैं। ये सेम हार्नेस हैं, सेम इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल है और परफॉर्मेंस में मीनिंगफुल गैप है। एडेप्टिव सोल्यूशन लेंथ कंट्रोल वह एफिशिएंसी मैकेनिज्म है जो 60% टोकन रिडक्शन को ड्राइव करता है।
मॉडल सिंपल रिक्वेस्ट्स पर कंसाइज रहता है और हार्डर प्रॉब्लम्स पर मोर रीजनिंग बजट एलोकेट करता है। सिंपल रिक्वेस्ट्स को शॉर्ट, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स को फुल रीजनिंग ट्रीटमेंट मिलता है। मॉडल उन प्रॉब्लम्स के लिए रीजनिंग ट्रेसेस पर टोकन स्पेंड नहीं कर रहा है जिन्हें उनकी जरूरत नहीं है, जो है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर 60% फ्यूअर सॉल्यूशन टोकन्स देखता है। यह लोअर लेटेंसी, लोअर कॉस्ट और स्मूदर इंटरैक्टिव वर्कफ्लोज में ट्रांसलेट होता है। एजेंट स्टैक ऑपरेटर्स के लिए स्ट्रैटेजिक सिग्नल यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई डिपेंडेंसी कम कर रहा है और फाउंडेशन मॉडल कैपेबिलिटीज पर कंपटीशन कर रहा है विद ट्रेनिंग पाइपलाइंस जो उसके ओन डेवलपर स्टैक के लिए ट्यून्ड हैं। मैं कोड एक फ्लैश पहले से ही गिटहब कोपायलट और वर्सेस कोड के अंदर है, जिसका मतलब है कि यह पहले से ही मिलियंस ऑफ डेवलपर्स के वर्कफ्लोज में है जो डेली दोज टूल्स यूज करते हैं। मॉडल कोई रिसर्च प्रीव्यू नहीं है। यह एक प्रोडक्शन सर्विस है जिसे डेवलपर्स राइट नाउ यूज कर रहे हैं। मैं फैमिली स्ट्रैटेजी माइक्रोसॉफ्ट लाइन स्टैक्स में मॉडल राउटिंग के लिए मैटर करती है। अगर आप पहले से ही कोपायलट इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो आप कोडिंग टास्क्स को मैं कोड एक फ्लैश पर राउट कर सकते हैं और 60% फ्यूअर टोकन्स के साथ हाइकू क्लास मॉडल से बेटर बेंचमार्क परफॉर्मेंस पा सकते हैं। यह पब्लिक बेंचमार्क्स पर ट्रेंड मॉडल से जो मिलता है उससे अलग कॉस्ट और लेटेंसी प्रोफाइल है, और यह कोडिंग एजेंट्स को स्केल पर रन करने की इकोनॉमिक्स को बदलता है। मैं थिंकिंग एक माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पर प्राइवेट प्रीव्यू में है, जिसे SWE बेंच प्रो पर क्लॉड ओपस 4.6 के विरुद्ध पोजीशन किया गया है। 35B सक्रिय पैरामीटर काउंट जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन कुल पैरामीटर हैं। यह 5B कोडिंग मॉडल से भिन्न आर्किटेक्चर है। यह एक रीजनिंग मॉडल है, कोडिंग मॉडल नहीं, और अभी यह सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट प्रीव्यू का मतलब है कि बिल्डर्स अभी अपने वर्कलोड के खिलाफ इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, जो एजेंट स्टैक पर इसके तुरंत प्रभाव को सीमित करता है। GA घोषणाओं का इंतजार करें, लेकिन अभी के लिए एक्शनेबल मॉडल में कोड एक फ्लैश है। माइक्रोसॉफ्ट शॉप्स में एजेंट्स के लिए व्यावहारिक कदम। गिटहब कोपायलट के जरिए मैं कोड एक फ्लैश को एक असली कोडिंग टास्क पर टेस्ट करें और अपने पिछले मॉडल की तुलना में टोकन उपयोग की तुलना करें। दक्षता की कहानी असली है और बेंचमार्क परफॉर्मेंस प्रोडक्शन हार्नेस मूल्यांकन द्वारा समर्थित है, सिंथेटिक बेंच सेटअप नहीं। अगर आप एजेंट स्टैक के लिए मॉडल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्शन हार्नेस से मैं कोड एक फ्लैश के बेंचमार्क लें और अपने रेपो टास्क पर क्लास और क्लास बेसलाइन के खिलाफ तुलना करें। मैं इमेज 2.5 ने 2 जून तक अरीना इमेज एडिट लीडरबोर्ड पर 1403 स्कोर किया, जो जेमिनी 3 प्रो इमेज प्रीव्यू 2K के 1388 से आगे है। यह मल्टी मॉडल इमेज एडिटिंग में माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक असली लीडरबोर्ड पोजीशन है, और यह समझना जरूरी है कि लीडरबोर्ड क्या मापता है और वह रियल वर्ल्ड एजेंट वर्कफ्लो के लिए क्या गारंटी नहीं देता। अरीना इमेज एडिट लीडरबोर्ड इमेज टू इमेज एडिटिंग टास्क पर केंद्रित है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन पर नहीं। यह अंतर मायने रखता है क्योंकि विभिन्न मॉडल विभिन्न उपयोग मामलों के लिए अनुकूलित हैं। डॉली और मिड जर्नी जैसे टेक्स्ट टू इमेज मॉडल स्क्रैच से इमेज बनाने के लिए अनुकूलित हैं। इमेज टू इमेज एडिटिंग मॉडल मौजूदा इमेज को संशोधित करने के लिए अनुकूलित हैं, कंपोजिशन समायोजित करना, आर्टिफैक्ट्स ठीक करना, एलिमेंट जोड़ना, स्टाइल बदलना। मैं इमेज 2.5 एडिटिंग श्रेणी में है, इसीलिए यह उसी लीडरबोर्ड पर सीधे जेमिनी 3 प्रो के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। जेमिनी 3 प्रो से 15 अंकों की बढ़त मायने रखती है, लेकिन लीडरबोर्ड स्कोर एजेंट वर्कफ्लो के लिए पूरी कहानी नहीं बताते।
अरीना स्कोर उन विशिष्ट बेंचमार्क टास्क पर परफॉर्मेंस दर्शाता है जिन्हें लीडरबोर्ड क्यूरेटर्स ने डिजाइन किया है। रियल वर्ल्ड एजेंट इमेज वर्कफ्लो में डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रीनशॉट, यूआई मॉकअप, डायग्राम जनरेशन और एनोटेशन टास्क शामिल हैं, जो बेंचमार्क टास्क से सीधे मैप नहीं हो सकते। लीडरबोर्ड पोजीशन यह सबूत है कि मॉडल सक्षम है, लेकिन यह आपके विशिष्ट उपयोग केस पर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट शॉप्स के अंदर एजेंट स्टैक के लिए रणनीतिक मूल्य एक अंतर को भरना है, जहां इमेज टास्क को कोपायलट सतह के बाहर रूट करना पड़ता था। मैं इमेज 2.5 से पहले एक कोडिंग एजेंट जिसे यूआई मॉकअप बनाना या स्क्रीनशॉट एनोटेट करना था, उसे बाहरी इमेज सर्विस को कॉल करना पड़ता था। अब यह क्षमता उसी सतह के अंदर है जिसका एजेंट पहले से कोडिंग टास्क के लिए उपयोग करता है। यह एजेंट वर्कफ्लो में बाहरी निर्भरताओं की संख्या कम करता है, जो रूटिंग को सरल बनाता है, विलंबता कम करता है और विश्वसनीयता बढ़ाता है। एजेंट स्टैक का नजरिया क्रिएटिव काम के लिए मिडजर्नी या डॉली की जगह लेना नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या इंटीग्रेटेड एजेंट वर्कफ्लो अब कोपायलट सतह छोड़े बिना मैनेज का उपयोग डॉक्यूमेंटेशन, यूआई मॉकअप, डायग्राम जनरेशन और स्क्रीनशॉट एनोटेशन के लिए कर सकते हैं। ओपनक्लॉ, कोडेक्स और क्लॉथ कोड ऑपरेटर्स के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट शॉप्स में काम करते हैं, यह उस अंतर को भरता है जहां इमेज टास्क को स्टैक के बाहर रूट करना पड़ता था। व्यावहारिक कदम: अगर आप अलाइंड स्टैक में एजेंट चलाते हैं तो कोपायलट या फाउंड्री के जरिए मैं इमेज 2.5 को एक इमेज एडिटिंग टास्क पर टेस्ट करें। एक यूआई मॉकअप बनाएं, स्क्रीनशॉट एनोटेट करें या डायग्राम बनाएं। आउटपुट क्वालिटी और विलंबता की तुलना अपने वर्तमान इमेज टूल से करें। लीडरबोर्ड पोजीशन सुझाव देती है कि मॉडल प्रतिस्पर्धात्मक है, लेकिन आपका वर्कफ्लो ही असली मूल्यांकन है। एनवीडिया ने कॉम्प्यूटेक्स 2026 पर कॉस्मोस 3 को फिजिकल एआई के लिए एक ओपन वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल के रूप में लॉन्च किया। यह मॉडल विजन, रीजनिंग, वर्ल्ड जनरेशन और एक्शन प्रेडिक्शन को एक ही मिक्सचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर में जोड़ता है। यह 3 क्षमताएं हैं जो पहले अलग अलग सिस्टम थी, एक ही मॉडल में यूनिफाइड। यह समझना कि यह यूनिफिकेशन क्यों मायने रखता है, इसके लिए थोड़ा भ्रमण करना होगा कि फिजिकल एआई वास्तव में एजेंट विकास के लिए क्या मतलब रखता है। फिजिकल एआई सिस्टम की वह श्रेणी है जो भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्ट करती है: रोबोट, स्वायत्त वाहन, सिमुलेशन वातावरण और वास्तविक विश्व सेंसिंग और एक्टुएशन। इन सिस्टम को दुनिया को देखना, समझना कि दुनिया कैसे बदलती है और यह भविष्यवाणी करना होता है कि कौन से एक्शन वांछित परिणाम देंगे। पहले उन 3 क्षमताओं के लिए 3 अलग अलग मॉडल या सिस्टम की जरूरत होती थी। कॉस्मोस 3 उन्हें एक ही आर्किटेक्चर में रखता है, जो ट्रेनिंग पाइपलाइन को सरल बनाता है और तीनों क्षमताओं में एक साथ एंड-टू-एंड ऑप्टिमाइजेशन को सक्षम बनाता है। 3 साइज उपलब्ध हैं। कॉस्मोस 3 नैनो 16 बिलियन पैरामीटर का है, जो वर्कस्टेशन ग्रेड RTX Pro 6000 GPUs के लिए ऑप्टिमाइज है। कॉस्मोस 3 सुपर 64 बिलियन पैरामीटर का है, जो बड़े पैमाने पर सिंथेटिक डेटा जनरेशन के लिए डेटा सेंटर हॉपर और ब्लैकविल GPUs को टारगेट करता है। कॉस्मोस 3 एज आने वाला है, जो रियल टाइम एज इंफरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। साइज टियर डिप्लॉयमेंट सिनारियोज से मैप होते हैं: नैनो पर लोकल डेवलपमेंट और टेस्टिंग, सुपर पर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और डेटा जनरेशन, और एज पर प्रोडक्शन एज डिप्लॉयमेंट। कॉस्मोस 3 रिसर्च और कमर्शियल उपयोग के लिए ओपन है। एनवीडिया ने मॉडल वेट्स, ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स, डिप्लॉयमेंट टूल्स और डेटासेट हगिंग फेस और गिटहब पर रिलीज किए हैं। यह एक मीनिंगफुली ओपन रिलीज है, गेटेड API नहीं। टीमें जो अपने फिजिकल AI डेटा पर फाइन ट्यून करना चाहती हैं,
वे वेट्स और ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रेनिंग पाइपलाइन चला सकती हैं। यह ओपन रिलीज रोबोटिक्स टीमों, ऑटोनॉमस व्हीकल डेवलपर्स और सिमुलेशन बेस्ड डेवलपमेंट शॉप्स के लिए बैरियर को कम करती है ताकि वे स्टेट ऑफ द आर्ट फाउंडेशन मॉडल पर बिल्ड कर सकें। बेंचमार्क कवरेज ब्रॉड है। कॉस्मोस 3 आर्टिफिशियल एनालिसिस, फिजिक्स IQ, पाईबेंच, वर्ल्ड जनरेशन एक्यूरेसी के लिए आबेंच, एक्शन पॉलिसी के लिए रोबोलैब और रोबोरीना और विजन अंडरस्टैंडिंग के लिए वांटेज बेंच और टा पर लीड करता है। ओपन मॉडल्स में कॉस्मोस 3 इन बेंचमार्क्स पर लीड करता है। बेंचमार्क पोर्टफोलियो 3 पार्ट आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। फिजिक्स रीजनिंग, वर्ल्ड जनरेशन और एक्शन प्रेडिक्शन सभी अलग अलग और साथ में इवैल्यूएट किए जाते हैं। एजेंट स्टैक एंगल इमीडिएट कोडिंग वर्क नहीं है। मॉडल कोड जेनरेशन या डॉक्यूमेंटेशन टास्क्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह रोबोटिक्स, सिमुलेशन और फिजिकल वर्ल्ड इंटरैक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन फिजिकल AI फाउंडेशन मॉडल्स का अगली जनरेशन एजेंट हार्डवेयर के लिए क्या मतलब है, यह समझना उन ऑपरेटर्स के लिए रिलेवेंट है जो होराइजन देख रहे हैं। एजेंट्स जो रोबोट्स, व्हीकल्स और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें बिल्कुल वही कैपेबिलिटीज चाहिए जो कॉस्मोस 3 कंबाइन करता है: विजन, रीजनिंग, वर्ल्ड सिमुलेशन और एक्शन प्रेडिक्शन। होराइजन देखने वाले ऑपरेटर्स के लिए कॉस्मोस 3 वह ओपन फाउंडेशन मॉडल है जिस पर रोबोटिक्स टीमें और सिमुलेशन बेस्ड डेवलपमेंट शॉप्स बिल्ड करेंगी। एज साइज टियर फ्यूचर एज एजेंट हार्डवेयर के लिए ट्रैक करने योग्य है, जहां फिजिकल वर्ल्ड मॉडल्स पर रियल टाइम इंफरेंस डिप्लॉयमेंट टारगेट बनता है। अगर आप रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स या सिमुलेशन बेस्ड एजेंट ट्रेनिंग पर काम करते हैं तो हगिंग फेस से कॉस्मोस 3 मॉडल पुल करें और अपने फिजिकल AI बेंचमार्क स्वीट के खिलाफ रन करें। जनरल एजेंट स्टैक लिसनर्स के लिए प्रैक्टिकल मूव 12 से 18 महीनों में एज एजेंट हार्डवेयर के लिए फिजिकल AI फाउंडेशन मॉडल्स का क्या मतलब है, यह समझना है। गिटहब का नया डेस्कटॉप एप्लीकेशन वह प्रोडक्ट अनाउंसमेंट है जो कोपायलट को एक रिएक्टिव कोडिंग असिस्टेंट से प्रोएक्टिव मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन सरफेस में बदल देता है। एप्लीकेशन बिल्ड 2026 पर विंडोज 11 ऑन ARM, मैक और लिनक्स पर कोपायलट प्रो प्लस, मैक्स, बिजनेस और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए टेक्निकल प्रीव्यू में लॉन्च हुआ। यह समझने के लिए कि यह असल में क्या करता है, मार्केटिंग के नीचे आर्किटेक्चरल डिसीजंस को देखना जरूरी है। माई वर्क डैशबोर्ड रिपॉजिटरीज, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट्स और बैकग्राउंड ऑटोमेशंस में एक साथ कई AI एजेंट्स को मॉनिटर और डायरेक्ट करता है। यह ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है। एक डेवलपर बिना टर्मिनल विंडोज या चैट इंटरफेसेस के बीच स्विच किए देख सकता है कि कौन से एजेंट्स चल रहे हैं, वे किस पर काम कर रहे हैं और उनकी क्या स्टेट है। डैशबोर्ड मल्टी एजेंट वर्कफ्लो के लिए कंट्रोल सेंटर है। हर सेशन अपने अलग थलग गिट वर्क ट्री में चलता है। यह पैरेलल एजेंट वर्क के लिए मुख्य आर्किटेक्चरल डिसीजन है। जब 2 एजेंट एक ही कोडबेस पर एक ही समय पर काम करते हैं, उन्हें ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनुअल ब्रांच मैनेजमेंट और सेशन इंटरफेरेंस से बचना होता है। अलग-थलग वर्क ट्रीज उस समस्या को गिट लेयर पर सॉल्व करते हैं। हर एजेंट अपने वर्क ट्री में काम करता है, जिसका मतलब है कि एजेंट्स ब्रांच स्टेट को कोऑर्डिनेट किए बिना पैरेलल चल सकते हैं। जब एक एजेंट अपना काम पूरा करता है, तो बदलाव सामान्य गिट वर्कफ्लो के माध्यम से मर्ज किए जा सकते हैं। कैनवस एप्लीकेशन में सबसे नॉवेल इंटरैक्शन डिजाइन है। ये इंटरैक्टिव 2-वे विजुअल सरफेस हैं जहां डेवलपर्स और एजेंट्स रियल टाइम में सहयोग करते हैं। एजेंट अपनी करंट प्लान, टर्मिनल आउटपुट, डिप्लॉयमेंट्स या ब्राउजर सेशंस कैनवस पर डिस्प्ले करता है। डेवलपर बिना विंडोज स्विच किए काम को इंस्पेक्ट, स्टीयर और वेरीफाई कर सकता है।
यह आज के ज्यादातर एजेंट्स के इस्तेमाल किए जाने वाले टर्मिनल और चैट पैटर्न से अलग मॉडल है। कैनवस सरफेस एजेंट के काम को टर्मिनल आउटपुट के मुकाबले ज्यादा विजिबल और एडिटेबल बनाता है। एजेंट मर्ज पुल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है, इश्यू उठाने से लेकर रिव्यू, चेक्स और मर्जिंग तक। ऑटोमेशन पूरे पीआर लाइफ साइकिल को कवर करता है, सिर्फ जनरेशन स्टेप को नहीं। इसका मतलब है कि एक एजेंट इश्यू उठा सकता है, कोड लिख सकता है, टेस्ट रन कर सकता है, रिव्यू हैंडल कर सकता है और पीआर मर्ज कर सकता है बिना हर स्टेप पर मैनुअल इंटरवेंशन के। जिन टीमों ने गिटहब वर्कफ्लोज पर स्टैंडर्डाइज किया है, एजेंट मर्ज ऑटोमेशन लेयर जोड़ता है जो मल्टी एजेंट कोड रिव्यू को प्रैक्टिकल बनाता है। कोपायलट एसडीके 6 भाषाओं में आमतौर पर उपलब्ध है: Node.js, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, Go, .NET, रस्ट और जावा। इसका मतलब है कि कस्टम टूल्स और एजेंट एक्सटेंशन एक हाई लेवल डेवलपमेंट सरफेस बन गए हैं, न कि कोई है। जो टीमें कोपायलट एजेंट्स को अपने मौजूदा वर्कफ्लो के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बढ़ाना चाहती हैं, वे आधारित टूल्स बना सकती हैं और सामान्य डेवलपमेंट चैनलों के जरिए उन्हें वितरित कर सकती हैं। एसडीके की उपलब्धता उन टीमों के लिए गणना बदल देती है जो कोपायलट को प्रोप्राइटरी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए वर्कअराउंड बना रही थीं। CLI में वॉइस मोड उन डेवलपर्स के लिए एक नया इनपुट मॉडलिटी जोड़ता है जो टाइपिंग की जगह स्पीच को प्राथमिकता देते हैं। रीडिजाइन किया गया कोपायलट CLI वॉइस मोड और पुल रिक्वेस्ट, इश्यू और गेस्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल टैब एक्सेस शामिल करता है। वॉइस इनपुट अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन यह एक दिशा का संकेत है। एजेंट टेक्स्ट के अलावा इनपुट मॉडलिटी जोड़ रहे हैं जो एक्सेसिबिलिटी और उन वर्कफ्लो के लिए महत्वपूर्ण है जहां टाइपिंग स्पीकिंग से धीमी है। प्रैक्टिकल सिग्नल: अगर आप कोपायलट प्रो या एंटरप्राइज सब्सक्राइबर हैं तो टेक्निकल प्रीव्यू में शामिल हों और किसी लो रिस्क रिपॉजिटरी पर एक पैरेलल एजेंट सेशन टेस्ट करें। एसडीके का उपयोग करके एक कस्टम टूल बनाएं जो एजेंट के आपके मौजूदा वर्कफ्लो के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बढ़ाता है। आइसोलेटेड वर्कट्री आर्किटेक्चर पहली बार प्रोडक्शन क्वालिटी कोपायलट सरफेस में पैरेलल एजेंट वर्क को प्रैक्टिकल बनाता है और एसडीके कस्टम टूलिंग को प्राथमिकता के रूप में स्थापित करता है, न कि एक बाद की सोच के रूप में। ओपनहैंड्स ने अपने नए रिलीज में ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट्स के लिए क्यूबरनीट्स सपोर्ट और प्लानिंग मोड लाया है और यह ओपन सोर्स इकोसिस्टम में सबसे प्रोडक्शन हार्डन्ड ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट है। मार्च में रिलीज आई जिसमें 2 बड़े एडिशन थे: स्केल पर कंटेनराइज्ड एजेंट वर्कलोड्स के लिए क्यूबरनीट्स सपोर्ट और एक बीटा प्लानिंग मोड जो एग्जीक्यूशन से पहले स्पष्ट टास्क डिकम्पोजिशन जोड़ता है। एंटरप्राइज एडॉप्शन लिस्ट आपको बताती है कि ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट्स मैच्योरिटी कर्व पर कहाँ हैं। AMD, एप्पल, गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स और एनवीडिया इसका उपयोग प्रोडक्शन में कर रहे हैं। यह कोई रिसर्च प्रोटोटाइप नहीं है, यह कुछ सबसे डिमांडिंग इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट्स में एक प्रोडक्शन टूल है। एजेंट आर्किटेक्चर को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में समझना महत्वपूर्ण है। ओपनहैंड्स एक सैंडबॉक्स्ड एनवायरनमेंट में चलता है जिसमें एक एम्बेडेड शेल, वेब ब्राउज़र, कोड एडिटर और टास्क प्लानर है। यह एंड-टू-एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क करता है: कोड लिखना और संशोधित करना, कमांड चलाना, वेब ब्राउज करना, टेस्ट चलाना, डीबगिंग। एजेंट को आपको एनवायरनमेंट्स के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। यह सैंडबॉक्स में काम करता है और बाहरी डिपेंडेंसी के बिना टास्क पूरा करने के लिए एम्बेडेड टूल्स का उपयोग करता है। LLM फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप GPT-4, क्लॉड, जेमिनी, लोकल मॉडल्स या अन्य को प्लग इन कर सकते हैं। ओपनहैंड्स किसी विशिष्ट मॉडल प्रोवाइडर से बंधा नहीं है। एजेंट जो भी मॉडल आप प्रदान करते हैं उसके साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि टीमें
एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले बिना अपने खुद के वर्कलोड्स के खिलाफ अलग अलग मॉडल्स का मूल्यांकन कर सकती हैं। जिन टीमों का मॉडल सिलेक्शन के बारे में मजबूत राय है, उनके लिए यह फ्लेक्सिबिलिटी एक प्राथमिक फीचर है। क्यूबरनीट्स सपोर्ट का मतलब है कि ओपन हैंड्स अब एक कंटेनराइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है। एक सिंगल मशीन पर एक सिंगल प्रोसेस के रूप में एजेंट को चलाने के बजाय आप इसे एक कंटेनराइज्ड वर्कलोड के रूप में डिप्लॉय कर सकते हैं, जो क्यूबरनीट्स प्रिमिटिव्स के साथ स्केल होता है। यह ऑपरेशनल मॉडल को देव मशीन पर एजेंट चलाओ से मैनेज्ड सर्विस के रूप में एजेंट वर्कलोड चलाओ में बदल देता है। जो टीमें पहले से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यूबरनीट्स का उपयोग करती हैं, उनके लिए यह इंटीग्रेशन स्वाभाविक है। प्लानिंग मोड वह बीटा फीचर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। एग्जीक्यूशन से पहले स्पष्ट टास्क डिकम्पोजिशन उन अंतरालों में से एक है जो डेमो में काम करने वाले ऑटोनोमस एजेंट्स को प्रोडक्शन में काम करने वालों से अलग करता है। एक डेमो एक शॉट में टास्क पूरा करने वाले एजेंट को दिखा सकता है। प्रोडक्शन वर्क के लिए एजेंट को टास्क के पूरे स्कोप को समझना, इसे स्टेप्स में डिकम्पोज करना, हर स्टेप को वेरीफाई करना और फेलियर्स को सुंदर ढंग से हैंडल करना आवश्यक है। प्लानिंग मोड एग्जीक्यूशन से पहले डिकम्पोजिशन स्टेप जोड़ता है, जिसका मतलब है कि एजेंट काम शुरू करने से पहले एक प्लान बनाता है। एंटरप्राइज एडॉप्शन लिस्ट मैच्योरिटी कर्व पर ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट्स की स्थिति के बारे में सबसे ठोस सिग्नल है। AMD, एप्पल, गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स और एनवीडिया वे नाम हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वजन रखते हैं। जब वे संगठन प्रोडक्शन में एक ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एजेंट उन संगठनों द्वारा प्रोडक्शन टूलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया है, उससे गुजर गया है। यह बेंचमार्क पास करता है या डेमो में प्रभावित करता है से अलग बात है। एजेंट स्टैक के लिए ओपन हैंड्स प्रोडक्शन ऑटोनोमस कोडिंग कैसा दिखता है, इसका एक प्राथमिक रेफरेंस है। क्यूबरनीट्स इंटीग्रेशन का मतलब है कि यह अब एक कंटेनराइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है। प्लानिंग मोड बीटा पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले स्पष्ट डिकम्पोजिशन उन अंतरालों में से एक है जो डेमो में काम करने वाले ऑटोनोमस एजेंट्स को प्रोडक्शन में काम करने वालों से अलग करता है। अगर आप प्रोडक्शन उपयोग के लिए ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट्स का मूल्यांकन करते हैं, तो अपने किसी रिपोजिटरी के खिलाफ ओपन हैंड्स चलाएं और इसके एंड टू एंड टास्क पूरा करने की तुलना सिंगलटन कोडिंग एजेंट से करें। किसी मल्टी स्टेप टास्क पर प्लानिंग मोड बीटा टेस्ट करें और वेरीफाई करें कि स्पष्ट डिकम्पोजिशन आउटपुट क्वालिटी में सुधार करता है या नहीं। प्रोजेक्ट राडार 3 टूल्स को कवर करता है जो लोकल कोडिंग एजेंट स्टैक्स को कम फ्रेजाइल बनाते हैं। ये हार्नेस अपडेट्स या मॉडल रिलीज नहीं हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हैं जो पूरे स्टैक को स्केल करते समय अधिक नेविगेटेबल बनाते हैं। अंडरस्टैंड एनीथिंग, एजेंट मेमोरी और MCT जंगल प्रत्येक लोकल एजेंट वर्कफ्लो में एक अलग समस्या को संबोधित करते हैं। अंडरस्टैंड एनीथिंग एक कोडबेस को एक्सप्लोरेबल नॉलेज ग्राफ में बदल देता है। टूल आपके रिपोजिटरी को एक ग्राफ डेटाबेस में इंडेक्स करता है और इसे CLI और MCP सर्वर दोनों के माध्यम से एक्सपोज करता है। एक एजेंट दर्जनों फाइलों को ग्रैब किए बिना कोडबेस के बारे में स्ट्रक्चरल सवालों के जवाब दे सकता है। इस एंडपॉइंट के लिए रिक्वेस्ट पाथ क्या है या इस मॉड्यूल पर कौन सी फाइलें निर्भर हैं, जैसे सवाल फाइल सर्च की जगह ग्राफ क्वेरीज बन जाते हैं। नॉलेज ग्राफ एजेंट को काम शुरू करने से पहले कोडबेस का एक नेविगेटेबल मेंटल मॉडल देता है, जो ओरिएंटेशन पर बिताए समय को कम करता है और एजेंट द्वारा मौजूदा आर्किटेक्चर से टकराने वाले बदलाव करने के जोखिम को कम करता है। GitHub API मेटाडेटा 48,000 से अधिक स्टार्स और मिट लाइसेंस दिखाता है,
जिसका मतलब है कि टूल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और मुफ्त में उपलब्ध है। मिट लाइसेंस उन टीमों के लिए मायने रखता है जो बिना लाइसेंस कॉन्फ्लिक्ट के प्रोप्राइटरी वर्कफ्लो में टूल को इंटीग्रेट करना चाहती हैं। ग्राफ आधारित दृष्टिकोण आधारित सर्च से अलग है क्योंकि यह अलग अलग फाइलों की सामग्री नहीं बल्कि कोड एलिमेंट्स के बीच संबंधों को कैप्चर करता है। एक ग्राफ क्वेरी सवालों के जवाब दे सकती है जो ग्रेप कई सर्च चलाने और परिणामों को कोरिलेट करने के बिना नहीं दे सकता। एजेंट मेमोरी आपकी मशीन पर हर एजेंट को कॉन्फिडेंस स्कोरिंग, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एक नॉलेज ग्राफ और हाइब्रिड सर्च के साथ पोर्ट 3111 पर एक शेयर्ड मेमोरी सर्वर देता है। शेयर्ड मेमोरी सर्वर का मतलब है कि कई एजेंट एक ही मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो उन वर्कफ्लोज के लिए मायने रखता है जहां एक एजेंट कॉन्टेक्स्ट सेट करता है जिसकी दूसरे एजेंट को जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस स्कोरिंग एजेंट को यह तय करने में मदद करती है कि एक मेमोरी आइटम पर कितना भरोसा करना है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मेमोरी परसिस्टेंस और क्लीनअप को हैंडल करती है। नॉलेज ग्राफ मेमोरी स्टोर में रिलेशनशिप अवेयरनेस जोड़ता है। हाइब्रिड सर्च बेहतर रिकॉल के लिए कीवर्ड और सिमांटिक सर्च को कंबाइन करता है। जो टीमें पैरेलल या सीक्वेंस में कई एजेंट चलाती हैं, उनके लिए शेयर्ड मेमोरी एक कैपेबिलिटी है जो बदल देती है कि एजेंट कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक एजेंट जो टास्क पूरा करता है वह अपने निष्कर्ष शेयर्ड मेमोरी सर्वर पर लिख सकता है। बाद का एजेंट उन निष्कर्षों को पढ़ सकता है और बिना रिसर्च दोहराए उन पर बिल्ड कर सकता है। यह उन एजेंट्स से अलग मॉडल है जो हर सेशन अपने पिछले काम की कोई मेमोरी के बिना शुरू करती हैं। एमसीपी जंगल एमसीपी सर्वर स्पॉल को संबोधित करता है। जब टीमें अपने एजेंट कॉन्फ़िगरेशन में अधिक एमसीपी सर्वर जोड़ती हैं, तो मैनेजमेंट सरफेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एमसीपी जंगल एमसीपी सर्वर इकोसिस्टम के लिए विजिबिलिटी और मैनेजमेंट टूल्स प्रदान करता है। टूल टीमों को समझने में मदद करता है कि कौन से सर्वर इंस्टॉल हैं, वे क्या प्रदान करते हैं और वे कैसे कॉन्फ़िगर हैं। उन एजेंट ऑपरेटर्स के लिए जिन्होंने समय के साथ एमसीपी सर्वर एकत्र किए हैं, एमसीपी जंगल वह मैनेजमेंट लेयर जोड़ता है जो स्पॉल को मैनेजेबल बनाता है। तीनों टूल्स में कॉमन थ्रेड लोकल एजेंट स्टैक में फ्रेजाइलिटी कम करना है। अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रेजाइलिटी इस तरह कम करता है कि एजेंट्स को एक नेविगेटेबल कोड बेस ग्राफ देता है। एजेंट मेमोरी फ्रेजाइलिटी इस तरह कम करता है कि एजेंट्स को शेयर्ड ड्यूरेबल कॉन्टेक्स्ट देता है। एमसीपी जंगल फ्रेजाइलिटी इस तरह कम करता है कि ऑपरेटर्स को एमसीपी सर्वर इकोसिस्टम में विजिबिलिटी देता है। ये कैपेबिलिटीज एजेंट्स को अमूर्त रूप से स्मार्ट नहीं बनाती हैं। ये कैपेबिलिटीज हैं जो प्रोडक्शन वर्कफ्लो में स्पेसिफिक फेलियर मोड्स को कम संभावित बनाती हैं। प्रैक्टिकल क्यू वह है जो लिसनिंग से एक्टिंग तक ले जाता है। क्लॉथ कोड के लिए अपने फ्लीट वर्जन कंप्लायंस सेटिंग्स का ऑडिट करें और जरूरी मिनिमम वर्जन और जरूरी मैक्सिमम वर्जन सेट करें यदि आप वर्जन गेट्स लागू करते हैं। नए फिल्टर फ्लैग्स के साथ प्लगइन लिस्ट कमांड चलाएं ताकि देख सकें कि वास्तव में क्या इंस्टॉल है। सुनिश्चित करें कि बेजल और प्रोटेक्टेड वर्कफ्लोज टेम्प डायरेक्टरी रिग्रेशन फिक्स के बाद सही तरह से चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मैक के लिए गिटहब कोपायलट पर मैक कोड एक फ्लैश को एक रियल कोडिंग टास्क पर टेस्ट करें और टोकन यूसेज की तुलना अपने पिछले मॉडल से करें। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट शॉप में हैं, तो गिटहब कोपायलट पर मैं इमेज 2.5 को एक इमेज एडिटिंग टास्क पर टेस्ट करें। एनवीडिया कॉस्मोस 3 के लिए यदि आप फिजिकल एआई या रोबोटिक्स पर काम करते हैं तो हगिंग फेस से मॉडल पुल करें और फ्यूचर एज एजेंट हार्डवेयर के लिए कॉस्मोस 3 एज साइज टियर को ट्रैक करें। गिटहब कोपायलट डेस्कटॉप ऐप के लिए यदि आप कोपायलट प्रो या एंटरप्राइज सब्सक्राइबर हैं
तो टेक्निकल प्रीव्यू में शामिल हों और किसी कम रिस्क रिपॉजिटरी पर एक पैरेलल एजेंट सेशन टेस्ट करें। एसडीके का उपयोग करके एक कस्टम टूल बनाएं जो एजेंट के आपके मौजूदा वर्कफ्लो के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को एक्सटेंड करता है। ओपन हैंड्स के लिए इसे अपने रिपॉजिटरीज में से एक पर चलाएं, किसी मल्टीस्टेप टास्क पर प्लानिंग मोड टेस्ट करें और एंड टू एंड टास्क कंप्लीशन की तुलना सिंगल टर्न कोडिंग एजेंट से करें। प्रोजेक्ट राडार टूल्स के लिए अंडरस्टैंड एनीथिंग को कंफ्यूजिंग एंट्री पॉइंट्स वाले रिपॉजिटरी पर चलाएं और रिक्वेस्ट पाथ के लिए पूछें। फिर ग्राफ ओरिएंटेशन से पहले और बाद में एजेंट प्लान की तुलना करें। यदि आप पैरेलल या सीक्वेंस में कई एजेंट चलाते हैं तो एजेंट मेमोरी सेटअप करें और सत्यापित करें कि शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट डाउनस्ट्रीम एजेंट परफॉर्मेंस में सुधार करता है। यदि आपने समय के साथ एमसीपी सर्वर एकत्र किए हैं तो वास्तव में क्या इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर है, इसका ऑडिट करने के लिए एमसीपी जंगल का उपयोग करें। आज के एजेंट स्टैक डेली का मुख्य विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर की परिपक्वता। हार्नेस लेयर स्थिर और विश्वसनीय सतहों के आसपास कंसोलिडेट हो रही है। मॉडल लेयर प्रोडक्शन हार्नेस ट्रेनिंग और कुशल टोकन उपयोग के साथ नई क्षमताएं जोड़ रही है। टूलिंग लेयर वह कॉन्टेक्स्ट और मैनेजमेंट टूल जोड़ रही है जो पूरे स्टैक को कम भंगुर बनाते हैं। एजेंट स्टैक कम रहस्यमय और ज्यादा ऑपरेशनल होता जा रहा है और यही वह है जो उसे एक प्रोडक्शन टूल बनने के लिए चाहिए, न कि एक रिसर्च डेमो। आज के एजेंट स्टैक डेली के शो नोट्स tobyonfitnesstech.com पर हैं। वहां टाइम स्टैम्प, रिलीज और टूल्स के लिंक और वह गहरी तकनीकी जानकारी मिलेगी जो बोलकर नहीं बताई जा सकी। अगर आप किसी भी स्टोरी में और गहराई से जानना चाहते हैं तो tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। हम जल्द वापस आएंगे। यह एजेंट स्टैक डेली है। मैं नौबा हूं। सुनने के लिए धन्यवाद।